हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मंत्रा। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड SCRT बुक क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं इतिहास के बारे में। हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास कब से शुरू हुआ, इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और इतिहास की शुरुआत कैसे हुई। आगे समझते हैं, हज़ारों साल पहले क्या हुआ ये कैसे पता लगाएं। कल क्या हुआ ये जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या न्यूज़पेपर्स की हेल्प ले लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ ये हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हज़ारों साल पहले क्या हुआ था उसकी जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। चाहे हमें ये जानना हो कि हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक की सारी जानकारियां हमें इतिहास से मिलती है। आगे समझते हैं, अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इतिहास विषय में हम क्या पढ़ते हैं? अतीत यानी प्राचीन समय से लेकर अभी तक जो भी घटनाएं हुई हैं उनका तिथि क्रम के अनुसार अध्ययन, उसका विश्लेषण हम इतिहास विषय में करते हैं। इस काम में आसानी के लिए हमने इतिहास को कालखंडों में बांटा है। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, हमारा ये क्लास 6 का जो हिस्ट्री की बुक है वो मान लीजिए, क्लास 6 की जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसमें एक ही चैप्टर होता और सारी किताब होती, उसमें चैप्टर्स में अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड नहीं होते, तब आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आती। या अभी जब हर चैप्टर में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, चैप्टर्स में डिवाइडेड है, मतलब अभी ज़्यादा आसानी से समझ में आ रही होगी क्योंकि हर चैप्टर में हमें नई नई चीज़ें पता लगती हैं। मान लीजिए चैप्टर 1 में यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें बताई गई है, उसके आगे की बातें चैप्टर 2 में है, फिर चैप्टर 3 में है, तो इससे हमें चीज़ों को समझने में आसानी होती है। ऐसे ही इतिहास है, इतिहास बहुत बड़ा है, उसको हम आसानी से नहीं समझ सकते, तो उसे आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए 3 कालखंडों में बांटा है। प्राचीन, जिसमें प्राचीन समय की चीज़ें हैं, मध्य समय की बातें बताई गई है और आधुनिक। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते। ऐसा नहीं है कि इतिहास फिक्स है, मतलब कि इस डेट तक जो है वो इतिहास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जो आज का दिन है, जब ये बीत जाएगा तब ये भी इतिहास बन जाएगा। जब कल का समय आएगा तो कल के समय आज का दिन क्या हो जाएगा, वो बीता हुआ समय इतिहास बन जाएगा। तो इतिहास एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती रहती है, फिक्स नहीं है। लेकिन ये जो निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, ये इन कालखंडों में कोई इससे दिक्कत नहीं होती, इससे कोई बाधा नहीं होता, ये फिक्स है। यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें प्राचीन में आ जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक कि मध्य में, इसके बाद की आधुनिक में। तो ये जो निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, ये इन कालखंडों में कहीं बाधा नहीं बनते। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं। प्राचीन समय की अपनी विशेषताएं हैं, मध्य की अपनी विशेषताएं हैं, आधुनिक की अपनी विशेषताएं हैं। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। भारत में जो प्राचीन काल मानव जाति का जो समय है वो कब से कब तक निर्धारित है? 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। उससे पहले हम समझते हैं कि इतिहास हम किसे कहते हैं। इतिहास हम उसे कहते हैं जिसका हमें कोई लिखित स्रोत हो, लिखित साक्ष्य हो, जिसे हम पढ़ सके, समझ सके, उस समय की जानकारियां हमें मिल सके, उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास से पहले का जो समय है, यानी कि जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है भी तो हम उसको पढ़ समझ नहीं सकते, तो इतिहास से पहले का जो समय है उसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहियों का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा। इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक क्या हुआ? शुरुआत में क्या था कि लोग छोटे छोटे कस्बों में रहे, उसके बाद गांव में परिवर्तित हुए, गांव का विस्तार हुआ तो राज्यों में राज्य बने, राज्य का विस्तार हुआ, साम्राज्य बने। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से और उसके छठी शताब्दी के अंत तक क्या हुआ? विशाल साम्राज्यों की स्थापना होने लगी और छठी शताब्दी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा। ये जो बड़े बड़े साम्राज्य थे ये विघटित होने लगे, टूटने लग गए और फिर से छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। साम्राज्य का हम सबसे अच्छा उदाहरण मगध साम्राज्य का ले सकते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 750 ईस्वी तक यानी कि 8वीं शताब्दी के मध्य तक ये जो राज्य थे ये भी कमज़ोर पड़ने लग गए। साम्राज्य से राज्य में अस्तित्व में आए और 750 ईस्वी तक ये राज्य भी कमज़ोर पड़ने लगे। लेकिन इससे क्या हुआ? इसके साथ साथ कि व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। कैसे विकास हुआ? क्योंकि इस्लाम का भारत में आगमन हुआ, इस्लाम भारत में आए। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन, उन्नत उत्पाद तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और फिर से भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। लेकिन इस बार जो साम्राज्य थे वो किसके थे? वो मुगल्स के थे, वो इस्लाम के थे। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ, सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ और यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। 750 ईस्वी तक इस्लाम भारत में आए, 11वीं शताब्दी तक बहुत अच्छे से साम्राज्य स्थापित होने लगे, विशाल साम्राज्य स्थापित होने लगे, सांस्कृतिक सामंजस्य, सारी चीज़ें हुई। लेकिन 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक पुनः ये जो साम्राज्य थे ये सारी चीज़ें पतनशील अवस्था में आ गई, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और इसी के साथ जो प्रमुख काल था मध्यकाल, दूसरा प्रमुख काल जो था मध्यकाल, उसका अंत हो गया और आधुनिक काल की शुरुआत हो गई। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत से आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ, जिसमें पश्चिमी देशों के द्वारा, जो ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, जो अंग्रेज़ों के पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार, नए प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। जो कई सारे देश भारत में आए, उनका आगमन हुआ पश्चिमी देशों का, और इसके साथ साथ नए विचार फिर से आए, नए प्रशासनिक व्यवहार भारत में आने लग गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। पश्चिमी देशों के आने से शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था, इन सब चीज़ों में प्रगति हुई। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं थी। ये नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इन्होंने ये सारे जो भी प्रोग्रेस, जो भी डेवलपमेंट्स किए, वो हमारे लिए नहीं किए थे। चाहे वो मतलब कि अंग्रेज़ों ने भारत में रेल को लाए, रेल की शुरुआत की, ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं थी, ये उनके खुद के फ़ायदे के लिए था। वो आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे, यहाँ से कच्चे माल को लेके जाते थे और जो प्रोडक्ट तैयार हो जाते थे उसको भारत में महंगे दाम पे बेचते थे। इससे उनको डबल फ़ायदा होता था। इससे क्या हुआ? जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों का शोषण होने लग गया और इसी के साथ साथ जो भारतीय लोग थे, अपना शोषण होते होते उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी चेतना जगी और इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और इसके साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद, इसके अंतर्गत क्या होता है? किसी उन्नत देश के द्वारा किसी दूसरे कमज़ोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है, उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। इस प्रोसेस को, इसका उदाहरण भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा शासन, अंग्रेज़ों के द्वारा शोषण भारत का, ये एक उदाहरण है उपनिवेशवाद का। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। इससे पहले कौन शासन कर रहा था? अंग्रेज़ शासन कर रहे थे, उनके हिसाब से चीज़ें चलती थी।
यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। आगे समझते हैं मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इसमें एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। एक स्रोत क्या है? पुस्तकें। पुस्तकों से हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में पता लगता है। इनमें हमें राजाओं, आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियाँ, विज्ञान, सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में, सभी प्रकार के विषयों की हमें चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण इन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखी जो पुस्तकें होती हैं उसको पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। पांडुलिपियाँ किस पे लिखी जाती थी? ताड़पत्रों या भोजपत्रों पे लिखी जाती थी। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी हैं, कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित है। इसका एक पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि शामिल है। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें किस किस से मिलती है? कई सारे स्रोतों में से। पहला पुस्तकें, महाकाव्य, कविताएं, नाटक। इनमें कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि कई प्राकृत, तमिल, कन्नड़ इन भाषाओं में लिखे गए हैं। हम अतीत की जानकारियाँ अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीली औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए जाते हैं, छेद के बनाए जाते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश, उपलब्धियां वर्णित। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते हों, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें, उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। पहला क्या स्रोत था? पुस्तकें, जिससे हम मानव जाति के इतिहास को जान सकते हैं। पुस्तकें, अभिलेख। आगे है इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई, इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र, सिक्के, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है, यानी कि काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को ज़मीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या होता है? पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता लगता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन से अनाज थे, लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। इस तरह पांडुलिपियाँ, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से अतीत की व्याख्या करते हैं। खुदाई में मिली वस्तुओं, हमने यहाँ तक हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? पुस्तकें, उसके बाद अभिलेख थे हमारे, उसके बाद जो पुरातत्वविद हों, जो अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, इन सारी चीज़ों से हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके बाद ये भी देख लेते हैं, ब्रैकेट में है, डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। हमें मगध साम्राज्य की समृद्धि के बारे में पता चलता है। ये यहाँ पे पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई की गई, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले गए हैं और खुदाई में उन्हें सोने के बैलों के टुकड़े भी मिले हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह, कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। आगे समझते हैं, खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस समय के
चीज़ें हैं, किस समय मतलब कि किस समय के प्रूफ साक्ष्य मिले हमें, उस समय की हमें जानकारियाँ मिलती है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियाँ अपनाई जाती है, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वो है रेडियो कार्बन विधि। कार्बन 14 पद्धति भी हम इसको कहते हैं। क्या होता है रेडियो कार्बन विधि? कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है ये निर्धारित करते हैं रेडियो कार्बन विधि के द्वारा। तिथि निर्धारण की यह काम भौतिकी शास्त्र करते हैं। इसका तिथि निर्धारण जो है चीज़ों का, वो इतिहासकार नहीं करते, वो भौतिकी शास्त्र करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर से छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब तो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वायुमंडल में कोई कार्बन 14 नहीं लेता, इससे वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिकी शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं कि कितनी उम्र थी इसकी, कितने समय पहले ये था। यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो पार्ट है हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।